Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज जो हम हमारी जिला दर्शन की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जिला को पढ़ने वाले हैं, जिसमें राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। उस जिले का राजस्थान में बहुत बड़ा योगदान है। उस जिले का नाम है जिसे कहा जाता है राजस्थान में सितारों का शहर, और उस जिले का नाम आता है उदयपुर जिला। क्या आता है, देखो प्यारे साथियों, उसका नाम आता है उदयपुर जिला। तो आज हम झीलों की नगरी, सैलानियों का स्वर्ग और पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाने वाला जिला राजस्थान का वो है उदयपुर जिला। उसके बारे में हम बहुत ही विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, इसके 2 से 3 पार्ट बनेंगे और मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपकी जो 6 से लेकर 12 तक आपकी जो बुक चलती है उनका निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्यारे साथियों, इसमें आपकी 40 से और 45% जीके आपकी आसानी से क्लियर हो जाएगी। जो आपका ऊपरी ज्ञान होता है वो आपको अच्छे से यहाँ से कवर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, अब हम उदयपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं वो बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इसको अपने जिला को कंटिन्यू करेंगे। देखो, हमारे उदयपुर जिला के अंतर्गत जो हमारा मारवाड़ के नाम से जाना जाने वाला जिला उदयपुर, जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। एक तो आपका उदयपुर खुद संभाग आता है, उसके बाद एक आपका इसमें डूंगरपुर आता है, और एक उसके बाद आपके इसमें बांसवाड़ा आता है, और उसके बाद एक इसमें आपका राजसमंद आता है, और उसके बाद एक आपका इसमें प्रतापगढ़ आता है, और एक आपका इसमें चित्तौड़गढ़ आता है। ये आपके 6 जिले आते हैं। राजस्थान में 6 जिले आपके, दो संभाग जिनके आते हैं। एक आपका जोधपुर संभाग है, उसमें भी आपके 6 जिले आते हैं, और उदयपुर संभाग में भी 6 जिले सम्मिलित किए गए। तो देखो, हमने उदयपुर को हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ चारों को पढ़ लिया, और कल हम आपको पढ़ाएंगे जो मतलब इसके पार्ट होने के कंप्लीट बात राजसमंद को, और हमारा उदयपुर संभाग कंप्लीट। फिर पढ़ेंगे हाड़ौती संभाग को, जिसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं आपके, कोटा, बूंदी, बारा और जहालाबाद, ठीक है। चलिए प्यार साथियों, देरी ना करते हुए हमारी इस टॉपिक को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखो प्यार साथियों, अब हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा उदयपुर संभाग, इसके बारे में, उदयपुर संभाग या उदयपुर जिला, इसके बारे में विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। देखो, पहली जो बात आती है इसकी आती है कि भाई इसकी स्थापना किसने करवाई। तो देखो, इसकी जो स्थापना करवाई महाराणा उदय सिंह ने 1559 में करवाई। देखो प्यारे साथियों, मैं आपको इससे को लेकर एक इसका फैक्ट बता, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता देता हूँ। देखो, जो हमारा जो मेवाड़ है, मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे उदय सिंह। कौन हुआ करते थे? उदय सिंह। इसकी स्थापना को लेकर मैं थोड़ा सा जो आपको कंफ्यूज चलता वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। महाराणा उदय सिंह थे, उन्होंने एक नगर की स्थापना करवाई। किसकी? एक नगर की स्थापना करवाई 1559 ईस्वी में। और यही 1559 से जस्ट 1 साल पहले आपकी जोधाना के नाम से जाना जाने वाला जो जोधपुर जिला की स्थापना हुई थी, ये भी आप ध्यान रखें, राव जोधा के द्वारा उसकी स्थापना हुई थी। और वहाँ पर दुर्ग आता, उसी दिन आपके इस दुर्ग की स्थापना हुई थी, मई में हुई थी, है ना। तो उसी के ध्यान रखना, उसी दिन मेहरानगढ़ दुर्ग की स्तंभ रिद्धिबाई के द्वारा, जिसे करनी माता कहा जाते, उसके द्वारा उसकी रखी गई थी। तो आप यहाँ से समझना, जो ये आपका नगर के नाम से बयान कि जो आपका उदय सिंह ने एक उदयपुर नगर के नाम से एक जो जगह थी, उसको उदयपुर नगर के नाम से एक जगह बसाई, जिसको उदयपुर नगर कहा गया, राइट। अब ये जो आपका उदयपुर नगर है, पिछोला झील के किनारे बसा गया। किसके किनारे? पिछोला झील के किनारे इसको नगर की स्थापना की गई। अब ध्यान रखना प्यार से, महाराणा उदय सिंह ने इस झील का निर्माण उदयपुर में बसाया, यानी कि इस झील का निर्माण कर उदयपुर बसाया था। किसने? महाराणा जो आपके थे उदय सिंह ने, राइट। वैसे तो कहा जाता है जो राणा लाखा के समय में एक बंजारा था, उसके द्वारा इस पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। लेकिन मैं आपको यहाँ से एक जो ऊपरी जो आपका पॉइंट आता वो आता है कि जो पिछोला झील के किनारे इस शहर की स्थापना करवाई थी, जिसका नाम उदयपुर पड़ा। अब इसी के सारे जितने विकसित होता गया, फिर इसका पूरे का नाम ही क्या पड़ गया? इस पूरे का नाम पड़ गया उदयपुर, ठीक है ना। और हमारा राजस्थान का एक जिला के रूप में उभर कर सामने आया था, और जिसे प्राचीन समय मेवाड़ के नाम से इसको जाना जाना था, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे साथियों, अब इसकी जो स्थापना आती है वो 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के द्वारा, महाराणा उदय सिंह के द्वारा एक उदयपुर नगर की स्थापना करवाई गई। ध्यान रखना, उदयपुर नगर की स्थापना करवाई थी, ठीक है ना। और इसका विकसित रूप ही क्या कहलाया? उदयपुर का। जैसे विकसित हुआ, बड़ा हुआ, जैसे जनसंख्या बढ़ी, उस हिसाब से इसको किया गया, ठीक है ना। चलिए
अब देख रहे हैं प्यारे साथियों, आपकी जो उदय सागर जो झील आती है आपकी, उसका निर्माण भी आपके उदय सिंह ने ही करवाया, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों इसके उपनामों की। किसके बात करते हैं? उपनामों की हम बात करते हैं कि सैलानियों का स्वर्ग। तो देखो प्यारे साथियों, इसको सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है, इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। देखो प्यारे साथियों, झीलों की नगरी कहा जाता है आपके उदयपुर को। तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा झील आती है उदयपुर में। लेकिन जल महलों की नगरी कहा जाता है प्यारे साथियों किसे? डीग भरतपुर को। ये भी आप ध्यान रखिएगा, डीग भरतपुर कहा जाता है किसको? जल महलों की नगरी और झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को, ठीक है ना। राजस्थान का कश्मीर, देखो प्यारे साथियों यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे कि राजस्थान कश्मीर तो उदयपुर कहा जाता है, लेकिन बाड़मेर का कश्मीर किसे कहा जाता है भाई? तो भाई बाड़मेर का कश्मीर कहा जाता है सिवाना को। किसको कहा जाता है? सिवाना को। बाड़मेर का कश्मीर सिवाना को कहा जाता है। और जालौर का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों जालौर जो कश्मीर कहा जाता है वो कहा जाता है बड़गांव को। किसको कहा जाता है? बड़गांव को कहा जाता है जालौर का कश्मीर। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कि राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को, सिवाना किसको? बाड़मेर कश्मीर को सिवाना, और जालौर कश्मीर बड़गांव कहा जाता, ठीक है ना। पूर्व का वेनिस कहा जाता है उदयपुर को। लेकिन प्यार से पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का पेरिस जो कहा जाता है वो आपको कहा जाता है जयपुर को। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ साथ मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करते चल रहा हूँ जो आपके सेमिनर से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि झीलों की नगरी, जल महलों की नगरी, राजस्थान कश्मीर, सिवाना कश्मीर, जालौर कश्मीर, आपके पूर्व का वेनिस, पूर्व का पेरिस, तो इनसे संबंधित आप क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला आता है फाउंटेन व माउंटेन का शहर इसको कहा जाता है। तो प्यारे साथियों आपकी जो माउंटेन और फाउंटेन का शहर इसे कहा जाता है, इसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। और देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो है सितारों का शहर। तो प्यारे साथियों सितारों का शहर किसे कहा जाता है? सितारों का शहर किसे कहा जाता है? तो सितारों का शहर भी हमारे उदयपुर कहा जाता है। लेक सिटी किसे कहा जाता है? तो लेक सिटी भी भाई आपके किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आता है राजस्थान, एशिया और भारत, यानी राजस्थान, एशिया, भारत का वियना किसे कहा जाता है? यानी कि एशिया, भारत या राजस्थान का वियना किसे कहा जाता है? तो भाई वियना भी हमारे किसको कहा जाता है? उदयपुर कहा जाता है। राजस्थान का वियना भी उदयपुर, एशिया का वियना उदयपुर, और भारत का भी वियना किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलिए आगे देखते हैं प्यार से, तो अगला पॉइंट क्या आता है अपना, अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। देखो सर्वाधिक गाय की जो आपकी गाय होती है, सर्वाधिक जो आपकी पशुपालन की अगर हम बात करते हैं, सर्वाधिक गाय आप कहाँ पाई जाती हैं? आपके पाई जाती हैं इसमें उदयपुर में। लेकिन यहीं से आपके बात करी जाए कि सर्वाधिक बैल कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान सर्वाधिक बैल आपके नागौर पाए जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पहले आपके सर्वाधिक जो आपके बैल है वो आपके बाड़मेर में पाया जाएगा, लेकिन वर्तमान की सर्वे के अनुसार आपके बैल सर्वाधिक कहाँ पाए जा रहे हैं? आपके जो बैल सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? आपके बैल सर्वाधिक पाए जाते हैं नागौर में, उदयपुर में आपकी गाय गौवंश पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए सर्वाधिक अनुसूची जाति जिसको एससी कहा जाता है, और सर्वाधिक वन जाति और सर्वाधिक भील कहाँ पाए जाते हैं? आपके उदयपुर संभाग के अंतर्गत उदयपुर जिला में पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, यानी कि आपकी एससी और एसटी जो आपकी जनजाति वो कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर। लेकिन प्यारे साथियों ध्यान रखना, ये अब की पहले की जो सर्वे थी उसमें 2000 हम कह सकते हैं, आपकी जो पहले की सर्वे थी उसमें आपकी जो एससी और एसटी जो जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई, ऐसी जनजाति कहाँ पाई जाती? ये आपके जो अनुसूची जाति है सर्वाधिक आपके गंगानगर और आपके जयपुर में पाई जाया करती, ठीक है ना। कहाँ पाई जाती? गंगानगर और जयपुर। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें सर्वाधिक अनुसूची आपकी पाई जाती कहाँ पर? आपके उदयपुर में पाई जाती, ठीक है ना। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार, तो प्यारे साथियों अरावली पर्वतमाला का सबसे ज़्यादा जो विस्तार पाया जाता है वो आपके कहाँ पाया जाता है? वो आपके उदयपुर जिले में पाया जाता है। तो प्यारे साथियों यहाँ से आपके अरावली पर्वतमाला से 1-2 फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको। देखो अरावली पर्वतमाला अगर आपसे इसकी कुल लंबाई पूछे तो एक तो कुल लंबाई आती है इसकी 690 किलोमीटर आती है, और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 650 किलोमीटर, राजस्थान में इसकी 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है राजस्थान का। तो बाकी ये टोटल आपके यहाँ से निकलती है, आप गुजरात से पालमपुर से निकलकर आपके रायसीना पहाड़ी आप कहाँ तक जाती है? या आपके रायसीना पहाड़ी आप कहाँ जाती है? या आपकी जाती है दिल्ली तक, ठीक है ना। इसकी टोटल लंबाई राजस्थान में ही पूछी जाती है कि देख
50 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। और विश्व की एकमात्र सौर ऊर्जा संचालित नाव फतेह सागर झील में की चलाएगी। ध्यान रखना प्यार से, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की पहली सौर ऊर्जा संचालित जो आपकी नाव थी वो कहाँ चलाई गई थी, वो आपकी फतेह सागर झील में चलाई गई थी। लेकिन फतेह सागर में सौर ऊर्जा संबंधी एक फैक्ट और आता है कि आपकी जो फतेह सागर झील है, फतेह सागर झील है, इसके अंदर सौर वेधशाला, ध्यान रखना सौर वेधसागर, सौर जो वेधशाला इसमें कहा है कि सौर वेधशाला एक, देखो सौर ऊर्जा संचालित जो आपकी नाव थी वो कहाँ से, फतेह सागर झील में चलाई गई थी। लेकिन सौर वेधशाला जिसका निर्माण आपके करवाया था कब, 1975 में करवाया गया था। अहमदाबाद की जो सौर वेधशाला है उसके हिसाब से इसका निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखना कहाँ पर करवाया था, उदयपुर की फतेह सागर झील में। लेकिन देखो कभी कभी दोस्तों क्या होता है, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है मिस प्रिंट की वजह से, या आपको फतेह सागर जगह पिछोला झील में भी कोई बुक में देखने को मिला कि पिछोला झील में ऐसा किया गया था, बिल्कुल गलत है। लेकिन रियलिटी में आपकी आएगी फतेह सागर झील। तो ऐसे आप कन्फ्यूजन से बचें, ठीक है ना। तो आपकी जो फालतू कन्फ्यूजन उनसे अवश्य बचिएगा। देश का पहला हनुमान एटोनॉमी पार्क जिसे लियोडो का गुड़ा के नाम से जाना जाएगा। तो देखो प्यार से, राजस्थान में पहला जो हनुमान एटोनॉमी जो पार्क है वो कहाँ खोला जाएगा, वो आपके लियो का गुड़ा नामक स्थान पर खोला जाएगा। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक वन संपदा वाला संभाग, सबसे ज्यादा वन संपदा कहाँ पर है, आपके उदयपुर संभाग में। आपके सर्वाधिक उदयपुर में ही वन पाए जाते, ध्यान रखना सर्वाधिक उदयपुर में ही, वन भी सर्वाधिक उदयपुर में पाए जाते हैं। और न्यूनतम वन आपके चूरू में पाए जाते हैं। न्यूनतम वन अगर पूछे सबसे कम तो आपके कहाँ पे, चूरू में पाए जाते हैं। ठीक है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, तो देखो सर्वाधिक लिंगानुपात संभाग कैसे है ये, क्योंकि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है 992 लिंगानुपात पड़ता है आपके डूंगरपुर संभाग का, इसलिए सर्वाधिक लिंगानुपात भी इसी का ही है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो आपको देखो, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है, तो राजस्थान सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अगर वो पूछे किस जिले का है, तो जिला आपको राजसमंद करना हो, कौन सा करना होगा, राजसमंद। लेकिन संभाग पूछे तो आपका उदयपुर, क्योंकि राजसमंद उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। उदयपुर में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जयसमंद झील, जिसको डेवर झील भी कहा जाता है, ध्यान रखना प्यारे साथियों, जिसको डेवर झील भी कहा जाता, जयसमंद झील कहाँ पर है, ये आपके उदयपुर में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और भारत में पहली मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपकी बूलर झील आती है जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना जम्मू एंड कश्मीर आती है बूलर झील। राजस्थान में सबसे खारे पानी झील सांबर आती है, और पहली भारत की खारे पानी झील आती है आपकी चिल्का झील जो आपके उड़ीसा में। दोनों को ध्यान रखिएगा। बूलर झील सबसे ज्यादा मीठे पानी की राजसमंद में, और राजसमंद जो जयसमंद झील है ये आपके सबसे मीठे पानी झील उदयपुर में। और भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी झील जम्मू कश्मीर बूलर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी झील कौन सी है, चिल्का। और राजस्थान सबसे बड़ी खारे पानी झील कौन सी है, सांबर। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि सीसाराम वन औषधि अनुसंधान कहाँ है भाई, ये भी आपके उदयपुर में, कि सीसाराम वन औषधि संस्थान जो संस्था है वो कहाँ है, आपकी उदयपुर में है। ठीक है ना। सर्वाधिक लोह एस्क सीसा जस्ता जो जावर खान से निकलता है, पन्ना यूरेनियम और रॉक फास्फेट कहाँ से निकलता है, सर्वाधिक, ये ध्यान रखना उदयपुर से प्राप्त होता। सर्वाधिक उदयपुर में लोह एस्क निकल जाता है। सीसा जस्ता जिसको जावर खान से चांदी भी कहा जाता है, क्योंकि आपने जो सीसा जस्ता का जो मेलेन जो मिस्त्री जो गैलेन होता है उसको चांदी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पन्ना और यूरेनियम और रॉक फास्फेट सर्वाधिक कहाँ से निकाले जाते हैं, ये आपके उदयपुर जिले से निकाले जाते हैं। ठीक है ना। और एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उदयपुर का हरा संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है, तो इसको ध्यान रखना ग्रीन सिटी किसे कहा जाता है, ग्रीन सिटी आपके कहा जाता है, जैसे कि आपके उदयपुर को कहा जाता है ग्रीन सिटी। जैसे आपके ब्लू सिटी कैसे कहा जाता है, आपको पता होगा कि भाई ब्लू सिटी कैसे कहा जाता है, तो ब्लू सिटी आपको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, आपके जोधपुर कहा जाता है। उसी प्रकार से जिसको नीला शहर भी बोला जाता है, उसी प्रकार इसको बोला जाता है कैसा, हरा संगमरमर निकालने का इसको ग्रीन सिटी भी इसको बोला जाता है। ठीक है ना। ब्लैक सिटी आपके उसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है, ब्लैक सिटी आपके जयपुर को बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको बहुत अंदर की बात बताई जाती है इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका जो ब्लू सिटी है वो तो आपका जोधपुर है, ग्रीन सिटी आपका कौन सा है, आपका उदयपुर है, और आपका ब्लैक सिटी के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है, आपका वो जयपुर है। ठीक है ना। चलिए राजस्थान में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ, उदयपुर में। देखो प्यार, सर्वाधिक झील और सर्वाधिक वन्य जीव जो अभ्यारण्य राजस्थान सर्वाधिक कहाँ, वो आपके उदयपुर में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए राज्य का पहला मत्स्य अभ्यारण्य, देखो प्यार से ये ध्यान रखना, जो मत्स्य, अब इसको देखकर आप अलवर मत कर देना, क्योंकि मत्स्य की राजधानी विराटनगर आती है, मत्स्य के जो क्षेत्र आता है वो अलवर आता है, तो इसको देखकर आप मत्स्य पे अलवर मत कर देना। राज्य का पहला जो मत्स्य अभ्यारण्य था
वो आपके कहाँ पर खोला गया था, वो आपके उदयपुर में खोला गया था। ठीक है ना। चलिए, सर्वाधिक आरक्षित वन जो उदयपुर पाए जाते हैं, देखो आपके प्रतिशत के हिसाब से और आपके एक होता है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर पूछे कि क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन तो आपके उदयपुर, और प्रतिशत के हिसाब से अगर आपसे वन पूछे कहाँ है तो पहले आपके कौन से आता था, करौली आया करता था, लेकिन वर्तमान आपका उदयपुर है। ध्यान रखना, पहले आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक वन जो आपके थे प्रतिशत वो करौली में थे, लेकिन सबसे कम और वर्तमान में जो ज़्यादा पूछा सबसे ज़्यादा प्रतिशत हिसाब से वो आपके क्षेत्रफल और प्रतिशत के हिसाब से ही आपके उदयपुर में आते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। और पूछे सबसे कम वन कहाँ पर है, तो सबसे कम वन आपके पास है चूरू में, और प्रतिशत के हिसाब से भी आपके चूरू में ही वन आते हैं। ठीक है ना। चलिए, साबरमती नदी का उद्गम भी उदयपुर से होता है। देखो सादर जो आपकी साबरमती जो नदी है जिस पर आपके आश्रम बना हुआ है, आप कौन सा आश्रम बना हुआ है ये आपको कमेंट करके बताना है। इस पर एक आश्रम बना हुआ है आपके कहाँ, साबरमती नदी पे एक आश्रम बना हुआ है गुजरात में। कौन सा आश्रम, उस आश्रम का नाम अवश्य बताइएगा। ठीक है, जो कहाँ पर है, उदयपुर में। ठीक है। चलिए, देश में जो आपकी देखो जो राजस्थान में यानी कि देश में जो आपकी हितैषणी सभा थी उसकी स्थापना जयपुर रियासत में हुई थी। यानी जो हितैषणी जो सभा थी देश में उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, उसकी स्थापना भाई आपके उदयपुर रियासत में ही हुई थी। राज्य में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र, देखो राजस्थान सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहाँ है, वो आपके कहाँ पर है, उदयपुर में। सर्वाधिक झील कहाँ पर, उदयपुर। सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ पर है, जयपुर में, सॉरी उदयपुर में। ये भी आप इन फैक्टों को, आप इंपोर्टेंटों को ध्यान रखिएगा। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला गया, तो भाई राजस्थान का पहला रेलवे ट्रेनिंग स्कूल आपका कहाँ पर है, यह आपका पड़ता है कहाँ पर, उदयपुर में। लेकिन सेकंड रेलवे ट्रेनिंग स्कूल करंट का क्वेश्चन कहाँ खोला जा रहा, अभी अभी करंट, यानी कि ये आपका लगभग आपकी जून का है, 2022 का क्वेश्चन है कि दूसरा सेकंड स्कूल आपका ट्रेनिंग स्कूल कहाँ खोला जा रहा है, तो भाई ये आपके पिलानी झुंझुनू में खोला जा रहा है। ध्यान रखना, पिलानी झुंझुनू में खोला जा रहा है, ये आप ध्यान रखना। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल सेकंड वाला कहाँ खोला जा रहा है, झुंझुनू में खोला जा रहा है। ठीक है ना। राज्य का पहला योग कॉलेज कहाँ है, ये भी आपका कहाँ पर है, ये भी आपके उदयपुर में। ठीक है ना। चलिए, राजस्थान का पहला निजी क्षेत्र का डेंटल कॉलेज, ये भी आपके कहाँ पर था, ये भी आपके उदयपुर में ही था। ठीक है ना। अब देखो, राज्य का एकमात्र डेयरी एवं खाद्य विज्ञान महाविद्यालय, देखो प्यास राजस्थान में का एकमात्र डेयरी एवं खाद्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है, ये भी आपके उदयपुर में। अब आपके डेयरी से दो क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान की पहली डेयरी कौन सी है, राजस्थान की पहली डेयरी कौन सी, सबसे पुरानी या पहली डेयरी, वो आती है पद्मा डेयरी। कौन सी आती है प्यास, पद्मा डेयरी, जो आपके कहाँ पर है, पद्मा डेयरी वर्तमान में आपके अजमेर में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, अजमेर में पड़ती है। और दूसरा आता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बिक्री की जाने वाला दूध कौन सी डेयरी बनाती है, तो भाई वो आपकी डेयरी आती है कौन सी, अमूल डेयरी। कौन सी आती है, अमूल डेयरी आती है। ये आपको कहाँ पड़ती है, ये आपकी जयपुर में। ये आप ध्यान रखिएगा बस। राजस्थान में सर्वाधिक दूध बिक्री करने वाली डेयरी कौन सी है, वो अमूल डेयरी, जो कहाँ पर है, आपके जयपुर में। ठीक है ना। लेकिन राजस्थान पहली डेयरी कौन सी है, पद्मा डेयरी, सबसे पुरानी पहली डेयरी पद्मा, जो कि अजमेर में वर्तमान में बंद पड़ी है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला आता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय उदयपुर में। देखो राजस्थान साहित्य अकादमी मुख्यालय कहाँ है, ये आपके उदयपुर में। अब प्यारे साथियों देखो, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि देखो साहित्य अकादमी से संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको ना क्वेश्चन याद होने चाहिए। जैसे कि देखो, अब आपसे पूछेगी कि राजस्थान साहित्य भाषा अकादमी कहाँ है, राजस्थान साहित्य भाषा अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, वो आपके बीकानेर में पड़ता है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको एक क्वेश्चन सारे याद होने बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आता है कि पश्चिमी क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो भाई पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें सांस्कृतिक केंद्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ये आपको पता जो कहाँ पर है, ये आपके उदयपुर में आता है। ठीक है ना। चलिए अगला आता है, राजस्थान राज्य के प्रथम महाराज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह थे उदयपुर। ध्यान रखना, राजस्थान प्रथम और एकमात्र, ध्यान रखना, राजस्थान के प्रथम भी थे और एकमात्र थे जो महाराणा भूपाल सिंह थे, किसके थे, उदयपुर राज्य प्रमुख थे। ये भी राजस्थान के प्रथम व एक मात्र थे। ठीक है ना। चले आगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला अपना आता है, देखो प्यारे साथियों, राजस्थान का एकमात्र सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में। देखो प्यारे साथियों, जो सास बहू वाला जो मंदिर है ये बहुत बड़ा आपको कंफ्यूज करता है, इसको लेकर
मैं खुद कंफ्यूज था पहले, लेकिन वर्तमान में आपको इस चीज़ के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने जाऊंगा। देखो, जो ये सास बहू का मंदिर था आपका, ये आपके पड़ता है नागदम। कहाँ पड़ता है? ये आपके नागदम पड़ता है। अब देखो प्यार साथियों, इस नागदम में मंदिर पड़ता है सास और बहू का। इसी मंदिर को कहा जाता है सशस्त्र बाहु मंदिर। क्या कहा जाता है इसको? सशस्त्र बाहु मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखो प्यारे साथी, इसका निर्माण की बात कर, देखो मैं आपको बताना यूं चाह रहा हूं क्योंकि ये कंफ्यूज करता है आपको। इसके मैं निर्माण बात करूं तो इसका निर्माण काल भोज या बप्पर रावल ने इसका निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? बप्पर रावल या काल भोज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब समझना प्यारे साथी, जो इसमें समझने वाली बात है, देखो ये कुछ इस प्रकार से मंदिर समझना, जैसे ये कुछ इस प्रकार से मंदिर है, ऐसे मानो, हाँ अब ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से मंदिर है ऐसे, और इसके अंदर एक ये और मंदिर बना हुआ है ऐसे। देखिए प्यार, ये जो आपका छोटा मंदिर है और ये आपका यहाँ पर बड़ा मंदिर है। यानी कि देखो, जो बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था, यहाँ पर दो मंदिरों का निर्माण करवाया था। एक तो मंदिर था वो था सास का, और दूसरा जो मंदिर था वो था बहू का। यानी ध्यान देना प्यारे साथियों, एक मंदिर था सास का, एक था बहू का, दोनों को मिलाकर बोलने जाने लगा इनको सास बहू का मंदिर। अब जो इसमें छोटा मंदिर है, जो इसमें छोटा मंदिर है वो तो बहू का, और बड़ा मंदिर है वो है सास का। एक बड़ा मंदिर किसका? सास का, और छोटा मंदिर है जो ये बहू का। समझ रहे हो प्यारे साथियों? इसमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, अब बात कही जाए, जो ये बहू का जो मंदिर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस छोटे मंदिर को शेषनाग मंदिर कहते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में शेषनाग के नाम से जाना जाने वाला मंदिर कौन सा है। तो ध्यान रखना वो कौन सा मंदिर है, वो भाई हमारा मंदिर आता, छोटा मंदिर आता बहू का मंदिर। कहाँ पर है? नागदा में शेषनाग का मंदिर। और ये जो टोटल यानी कि पूरा जो ये मंदिर है, ये किसको समर्पित है? तो ये हम कह सकते हैं भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इसलिए इस मंदिर को विष्णु मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस मंदिर की जो दीवारें, छत है, वो महाभारत व रामायण के चित्र इस पर चित्रित हैं। ये भी ध्यान रखना। और ये मंदिर प्रतिहार कालीन महामारू शैली में बनाया हुआ राजस्थान का एकमात्र मंदिर जिस पे तिथि अंकित की गई थी, वो आपका आता। देखो राजस्थान, ये महामारू शैली में बना हुआ मंदिर है और प्रतिहार कालीन मंदिर है। तो राजस्थान का एकमात्र मंदिर महामारू शैली में निर्मित जिस पर तिथि अंकित है, वो आपका आता। ध्यान रखना, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। तो प्यारे साथी, ये सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं, ये आपके साहस बहू के मंदिर से। तो ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को बिल्कुल बारीकी से। मैंने आपको इसमें जो कन्फ्यूजन था वो मैंने आपको समझा दिया। आशा करूंगा कि ये चीज़ अब आपको अच्छे से क्लियर होगी। शायद अब आप इसको नहीं भूल पाओगे, ठीक है ना। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर में। ध्यान रखना प्यारे साथी, देखो जैसे कि आपका रेलवे कक्ष का जो वो लगता है मुख्यालय, जो लगता है रेलवे कक्ष का जो मुख्यालय जो आपका लगता है राजस्थान, वो आपका अजमेर लगता है। कौन सा? अजमेर लगता है। क्या लगता है? अजमेर लगता है। लेकिन रेलवे कक्ष जो आपके सबसे बड़ा जो मॉडल कक्ष है वो आपका उदयपुर में। और रेलवे जो ट्रेनिंग जो स्कूल भी है वो भी कहाँ पर है? वो भी आपके उदयपुर में, ठीक है ना। उदयपुर की भक्ति शर्मा राजस्थान की पहली महिला तैराक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना प्यारे साथियों कि राजस्थान की जो आपकी पहली महिला तैराक वो कौन? जिसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट और फैक्ट वाइज क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि राजस्थान की जो भक्ति शर्मा थी पहली महिला तैराक है जिसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है भारतीय तीरंदाज टीम में 2010-12 तक कोच रहे लिम्बा राम जी का जन्म उदयपुर में हुआ। पहले राजस्थान जो आपकी पद्मश्री थे विजय, राजस्थानी वे पद्मश्री के विजेता थे। देखो प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आपका लगभग आपके 10 से 12 साल पुराना, लेकिन इसको समझना है क्या, जो तीरंदाजी की जो टीम के जो 2010 से 12 तक कोच रहने वाले थे लिम्बा राम जी, उनका संबंध कहाँ से आता है? जयपुर से, उदयपुर से, क्योंकि उनका जन्म उदयपुर हुआ था, जो पहले राजस्थानी पद्मश्री से विजेता रहे थे, ठीक है ना। चलिए, राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये आपका उदयपुर में, ठीक है ना। कौन सा है? ये आपका उदयपुर में। और देखिए पर डबोक, देखो यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की पूरे मतलब कह सकते हैं हम नियम लग चुके हैं, आपके चांस मिलेंगे, आप आदेश जारी कर दें, यहाँ पर बहुत ही जल्दी आपका अंतर्राष्ट्रीय 16वां हवाई अड्डा बन जाएगा, बहुत ही जल्दी चल जाएगा। और आपका 14वां जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो आपका जयपुर का था, ये भी आप ध्यान सांगानेर, ठीक है ना।
जयपुर का आता है। ये आपका 16वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उदयपुर का बन जाएगा डबोक में, ठीक है ना। उदयपुर में राज्य के सबसे छोटा अभ्यारण्य सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, देखो प्यारे साथियों, देखो जो आपका एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है ना, देखो उदयपुर में राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य सज्जनगढ़ अभ्यारण्य स्थित है, जिसका 5.19 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र। देखो प्यारे साथियों, एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें ये मिस्टेक है, लेकिन राजस्थान का सबसे छोटा अब जो अभ्यारण्य है वो सरिस्का ए। अब कैसे में वो समझना, सरिस्का ए अलवर में आता है, कहाँ पर आता है, अलवर में आता है। लेकिन प्यारे साथियों उनमें सिर्फ यही दे रखा था जो सबसे छोटा जो अभ्यारण्य, क्योंकि उसमें शायद ये प्रिंट गलत हो गया किताब में कि उदयपुर में सबसे छोटा अभ्यारण्य सज्जनगढ़, ये सब आपका ये बना नहीं था सरिस्का ए, तब वो छोटा था। लेकिन वर्तमान में ये फैक्ट देखा जाए वर्तमान स्थिति को गलत है, तो इसको आप ऐसे ना कर राजस्थान सब छोटा अभ्यारण्य आप यहाँ पे जो कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे आप सरिस्का ए कर लीजिएगा, ठीक है ना, सरिस्का ए वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला था उदयपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। देखो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके कुछ करंट से भी लिए जा रहे क्वेश्चन, जैसे कि उदयपुर में भारतीय प्रबंधन समिति जो संस्थान उसकी स्थापना की जा रही है, ठीक है ना। उदयपुर जिले में जनजातीय क्षेत्र में रेशम कीट पालन किया जा रहा है। देखो आपकी जो किया जाता है, जो आपका उदयपुर क्षेत्र में जो आपकी जनजातीय क्षेत्र उसमें रेशम कीट पालन किया जाता है। आपके ऋषभदेव मंदिर व केसरीनाथ का मंदिर दुलेब उदयपुर में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जो केसरीनाथ का मंदिर है जिसको आपके क्या कहा जाता है, उसी को मंदिर को कहा जाता है आपके केसरीनाथ मंदिर या फिर ऋषभदेव का मंदिर, जो कि आपके कहाँ पर पड़ता है, ये भाई आपके पड़ता है कहाँ पर, दुलेब उदयपुर में, ठीक है ना। तो ये आपके कंप्लीट यहाँ से हो गया होगा फंडा। चलें आगे, चलिए अब देखिए प्यारा साथियों क्या कि आहड़ नदी, बेड़च नदी जिसको कहा जाता है, तथा बाकल नदी का उद्गम उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। तो प्यारे साथियों मैं आपको जो आहड़ नदी इसके बारे में कुछ बताना चाहूँ, क्योंकि ये जो आहड़ नदी है, जो आपका आहड़ नदी है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ये अक्सर सवाल खड़े करती है। देखो प्यारे साथियों कैसे, अब ध्यान से समझना। देखो ये आपकी यहाँ से उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ी है, ठीक है ना, ये गोगुंदा की पहाड़ी यहाँ से आपके उद्गम हो गया किसका, बेड़च नदी का, जिसको हम आयड नदी कहते हैं, इसको यहाँ पर आहड़ नदी का उद्गम हो गया। देखना प्यारा साथियों, यहाँ से निकली ये नदी, यहाँ से निकली और यहाँ पर एक बनी पड़ी झील, कौन सी, उदय सागर झील। कौन सी बनी पड़ी है, उदय सागर झील। और उसके बाद ये आपकी नदी निकल गई और यहाँ पर एक बनास नदी आ जाती है इधर से, और बनास नदी में यहाँ पर आता भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा बीगोद नामक स्थान पर ये बनास में मिल जाती है। और बनास नदी अपना जल रामेश्वर नामक स्थान पर सवाई माधोपुर में जाकर चंबल मिला देती है। चंबल नदी जाकर इटावा के निकट आपका जल यमुना मिला देती है, और यमुना नदी आपका जल मिला देती है गंगा में, और गंगा नदी पद्मा के साथ मिलकर और ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए पश्चिम बंगाल में बंगाल खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार कि आयड नदी का पानी किस खाड़ी तक जाता है, तो वो जाता है बंगाल की खाड़ी तक, ठीक है ना। तो देखो अब इसका आयड नदी का उद्गम हुआ उदयपुर से, ठीक है ना। तो यहां तक जब इसका उद्गम हुआ था तब इस नदी का जो नाम था वो क्या था, आहड़ नदी था। क्या था, आहड़ नदी था। जैसे ही उदयपुर जो आपकी उदय सागर झील है इसमें इसका पानी गया तो इसका नाम चेंज हुआ, क्या कहलाती है, बेड़च कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है, यहाँ से आगे क्या कहलाती है, बेड़च नदी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका ये पूरा फंड था। यानी कि उदय, जब आपसे पूछा कि बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो भाई बेड़च नदी का उद्गम होता है उदय सागर झील से, और आहड़ नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी से। दोनों क्वेश्चन अलग है समझना, और दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं कि आहड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है। पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन, आपके जो पटवारी हुआ था अभी एग्जाम, उसमें है कि आहड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उदय सागर झील से या फिर गोगुंदा पहाड़ी से। तो गोगुंदा पहाड़ी से। अगर पूछा था कि बेड़च नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो उदय सागर झील से। बस ये आपका जो कंफ्यूज था इसको आप प्लीज इसको ध्यान रखना, और प्यार से इसके दो नाम में ध्यान रखना इस चीज को अच्छे से, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं कि देखो जो आहड़ सभ्यता हुई, आहड़ जो सभ्यता हुई इसी के किनारे विकसित हुई थी, इसी नदी किनारे, और इसी नदी किनारे चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ में जो आपके
आपका जो अकोला का जो आपको बताया था कल, बडली का मंदिर बना हुआ है और इसी नदी के किनारे आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ जिला भी बसा हुआ है। अगर चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें, बेटस और गंभीर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आपसे यहाँ से उदयपुर की संबंध जो आपकी नदी थी इंपोर्टेंट, इससे संबंधित आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही राजस्थान में एक आपकी लूणी नदी आती है। क्या आती है? लूणी नदी आती है। इसका क्या फंडा होता है? ये जहाँ आपका अजमेर की नागपाड़ से निकलती है। क्या पड़ती है? अजमेर की जो नागपाड़ है वहां से निकलती है और ये 6 जिलों में बहती हुई निकलती है। अब जब जाती है बाड़मेर के बालोतरा में जाती है तो वहां से इसका पानी खारा हो जाता है। इसका पानी ध्यान रखना प्यार, तो खारा होता तब इसको यहाँ पर खारी नदी के नाम से बोला जाता है। यहाँ पर इसको मीठी बोला जाता है क्योंकि मीठा रहता है पानी, और यहाँ पर केमिकल्स मिलने के बजाय इसका पानी खारा, तब इसको खारी मीठी नदी बोल। लेकिन जो आपकी जो आयड नदी जिसको बेड़च नदी कहा जाता है, इसका उद्गम डबल बार हो रहा है। ध्यान रखना, एक तो गोगुंदक पार्टी से हो रहा है, इसका ये हो रहा है। ऐसा नहीं, यहाँ पर नाम भी चेंज है, इसके नाम भी चेंज है और उद्गम भी चेंज है। इसलिए प्यार से इसको विशेष कर आप ध्यान रखना इस पॉइंटों को, ठीक है ना। चलिए, कृष्णा बिलास महल ये कहाँ आपके? ये भी आपके उदयपुर में। और आपका राजस्थान भैंस अनुसंधान प्रजनन केंद्र बल्लभ नगर आपके उदयपुर में, ये भी आप सभी को पता होगा। और राजस्थान में जो आपकी जरगा जो पर्वत चोटी है, जरगा पर्वत चोटी उदयपुर में आपके 1431 मीटर ऊंचे। ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान के अंतर्गत जो ये तीसरी सबसे बड़ी चोटी, तीसरी सबसे बड़ी चोटी मानी जाती है। क्योंकि जो पहली जो चोटी अरावली पर्वतमाला की वो है गुरु शिखर, दूसरी चोटी मानी जाती है शेर, और तीसरी जो चोटी मानी जाती है वो जरगा ही मानी जाती है। जरगा पर्वत चोटी जो आपके उदयपुर संभाग के उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का 33वां जिला उदयपुर संभाग में प्रतापगढ़ है, जिसको 2008 में बनाया गया था। 2008 में बनाया गया था, 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था, ठीक है ना। चलिए, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में गोगुना उदयपुर में हुआ था। अब देखो प्यारे साथियों, अब इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक है ना। जब महाराणा प्रताप की बात आई गई तो क्यों ना वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में 2-4 मुख्य बातें कर ली जाए। देखो प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप अगर हम बात करें इसकी जन्म की, तो भाई देखो इसका जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था 9 मई 1540 को इसका जन्म हुआ था। अब इसकी जन्म को लेकर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके जन्म को लेकर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो आता है इसका, देखो ज्येष्ठ शुल्क तृतीया को इसका जन्म हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? जेठ शुल्क तृतीया को हुआ था। कहाँ हुआ था? ये बात नहीं, हुआ कहाँ था? तो भाई इसका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। और 9 मई 1540 समय, उस समय हमारी डेट होती है आपकी अंग्रेजी महीनों के हिसाब से, वो ये डेट थी, बाकी हिंदी महीनों के हिसाब से ये वाली डेट थी, ठीक है ना। अब बात आती है प्यारा साथियों क्या, इसके राज्याभिषेक की, क्योंकि इसमें बोला जाता है कि यहाँ पर जो राज्याभिषेक है वो गोगुंदा में हुआ था 1572 में। तो भाई प्यारा साथियों देखो, अब आती है बात इसके राज्याभिषेक की। तो राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 1 मार्च 1572 को। इस दिन तक महाराणा प्रताप जी 32 वर्ष के हो गए थे। ध्यान रखो कितने हो गए थे? 32 वर्ष के हो गए थे, तब इनका यहाँ पर क्या हुआ था? राज्याभिषेक किया गया था, ठीक है ना। और देखो एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट वाला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इन्होंने कुल अपने जीवन में 25 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक किया? 25 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद इनका हो गया देहांत। उनके बाद इनका क्या हो गया? देहांत। देहांत हुआ था 19 जनवरी 1597 को इनको देहांत हो गया था, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर होगा फंडा। अब बात आती है इनकी जयंती की। तो भाई इनकी जयंती राजस्थान में 2 जगह मनाई जाती है। एक तो आपकी हल्दी घाटी में मनाई जाती है, हल्दी घाट राजसमंद में, और एक मनाई जाती है इनकी चावड़ उदयपुर में। कहाँ मनाई जाती है? चावड़ उदयपुर, हल्दी घाटी, राजसमंद में। अब ये जयंती मनाई कब जाती है? ज्येष्ठ शुल्क तृतीया को। कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुल्क तृतीया को ये जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। इतनी सारी बातें आपको महाराणा प्रताप के बारे में याद होनी जरूरी है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए, अगला आता है कि भविष्यलाल वन अनुसंधान संस्थान आपके उदयपुर। प्यारा साथी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, अभी पुलिस 2020 में जो आपको पुलिस का एग्जाम हुआ था 2019-20 में, उसमें पूछा गया है कि भविष्यलाल वन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस संभाग के अंतर्गत आती है? ऐसा क्वेश्चन पूछ गया था। तो वो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आती है और उदयपुर में ही आती है, ठीक है ना। राजस्थान में बायोडीजल प्लांट उदयपुर में, ये भी आपको पता होगा अच्छे से। और दूसरा था राजस, यानी कि राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ। क्या मुख्यालय भी कहाँ है आपका? मुख्यालय भी आपका उदयपुर में। क्या है?
राजस का कहाँ है मुख्यालय, तो इसका उदयपुर में ही इसका मुख्यालय, ठीक है ना। उदयपुर की कविता बालरा को भारतीय वायुसेना में पहली नेविगेटर होने का गौरव प्राप्त। ध्यान रखना कि जो उदयपुर की जो आपकी कविता वालरा थी, उसको देखो ये वालरा है, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाना चाहिए, कविता वारला नहीं है, वारला ऐसे नहीं है, वारला होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस प्रिंट उल्टा सीधे लग गया अक्षरों का। अब देखो उदयपुर की जो कविता वारला, उसको भारतीय वायुसेना की पहली नेविगेटर होने का गौरव प्राप्त किया। ध्यान रखना प्यार से, नेविगेटर होने का बहुत गौरव प्राप्त है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आता है कि राजस्थान प्रथम स्थायी लोक अदालत की स्थापना उदयपुर में की गई थी, ठीक है ना। राजस्थान पहली जो लोक स्थायी अदालत है उसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी। और राजस्थान में डाकाने जो आपकी डाकन प्रथा होती है, डाकन प्रथा का सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी, स्वरूप सिंह लगाई थी आपके 1853 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथी ये मैंने आपको कुछ मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बताए थे उदयपुर के, लेकिन इसकी जो एक्स्ट्रा जो फैक्ट बनते हैं, क्योंकि इसके 2 से 3 पार्ट बनने वाले हैं, तो मैं आपको आने वाले पार्टों में इसका विस्तार से एक भी टॉपिक, क्योंकि आपको देखो मुझे आपकी जो झील है जैसे कि पिछोला झील, फतेह सागर झील, जय संबंध झील, इनके बारे में थोड़ा उदय सागर झील, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। और आपके महाराणा प्रताप, जगत सिंह महाराणा प्रताप, इनके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से बताना चाहूँगा, लेकिन अगले पार्टों में, क्योंकि अगले पार्टों में अभी तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इसमें बहुत सारे पॉइंट आपके उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, इनके संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत ज़्यादा पार्ट बनेंगे, इसलिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी मैं लेकर आऊँगा आपको इसका सेकंड पार्ट। तब तक दोस्तों इंतजार करिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको राजस्थान का जिला दर्शन इस पर कवर करा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत मेहनत के बाद ये बनाए जा रहे हैं नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, सभी मिलकर इसको शेयर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो प्यारे साथियों, मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।